स्टूडेंट क्लास 8 एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक का 3rd चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम अपना तीसरा चैप्टर ग्रामीण क्षेत्रों पे शासन चलाना इसको हम पढ़ रहे थे। और हम नील की खेती के बारे में कि किस तरह से ब्रिटिश शासक की हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो खलिहान थे उन पर किस प्रकार नील की खेती में दिलचस्पी बढ़ रही थी। और हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह से नीच खेती और रियायती खेती के अंदर नील का उत्पादन करना शुरू किया था। आज आपको मैंने ये जो चित्र स्क्रीन पे दिया है उसमें बता रही हूँ कि नील का उत्पादन कैसे होता था। ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर आपने देखा नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम स्प्रिंग का ये चित्र है 1863 का, जिसमें ये बताया गया है कि जहाँ नील उत्पादित होती थी कारखाना उसके पास में ही होता था। और उसके पास में आपको कई तरह के होद दिखाए गए हैं, क्योंकि नील की जो खेती की जाती है तो नील के पौधे से जब पत्तियां तोड़ी जाती है तो उनको 3-4 होदों में डाला जाता है और एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से नील को तैयार किया जाता है। जनरली जो नील गांव हुआ करते थे, वे नील गांव जो है बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही हुआ करते थे और कटाई करके पौधे को कारखाने पर स्थित जो होद बनाए हुए होते थे वहाँ तक पहुँचाया जाता था। नील को बनाने के लिए 3-4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी और प्रत्येक कुंड का यानी होद का अपना अपना काम होता था। नील के पौधे की जो पत्तियां हैं उनको तमाम को तोड़कर पहले एक गर्म पानी के कुंड में कई घंटों तक डुबो दिया जाता था। और जब पौधे कणवित हो जाते थे यानी पत्तियां अलग अलग हो जाती थी तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब इन सड़ी हुई पत्तियों को तो निकाल दिया जाता था इसमें से और द्रव्य को एक और होद में छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के नीचे हुआ करता था, यानी कि ऊंचाई पे सबसे बड़ा होद, फिर नीचे, इस तरीके से होदों की बनावट होती थी। दूसरे होद जिसे वीटरवार्ड, इसमें घोल को हिलाया जाता था, पेंडुलों की सहायता से खंगाला जाता था। आप देखिए बगल में एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है चित्र में, ये होद में जो घोल डाला जाता है उसको हिलाने वाला व्यक्ति है। ये मजदूर होता था, पेंडल की सहायता से उसको होद को हिलाता रहता था। इसे कम से कम 8 घंटे से ज़्यादा कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। ये द्रव्य हरा और उसके बाद में हिलाते हिलाते ये नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जमती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकलता आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था। फिर नीचे जो जमी हुई नील की गाद होती थी, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद निचोड़ कर बिक्री के लिए उसे सुखा दिया जाता था। जैसे कि ये बिक्री के लिए मशीन आपको दिखाई गई है, बिक्री के लिए तैयार नील है, उसकी पैकिंग शैकिंग करते हुए यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि नील का उत्पादन किया जाता था। बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, 3-4 कुंडों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मेहनत, पौधों को तोड़ के लाना, फिर उसकी पत्तियों को अलग करना, गाद को हिलाना, जिसके लिए कारीगर को बहुत लंबे पीरियड तक इस केमिकल के अंदर खड़ा रहना पड़ता था और बहुत मुश्किल से जाकर ये नील तैयार हो जाती थी। मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि नील का जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है और वह भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है, उर्वरक क्षमता होती है, उसको वो खींच लेती है। और जब नील के पौधे काट दिए जाते हैं, फसल हो जाती है, तो उसके बाद में उस ज़मीन पर कुछ उगाने के लिए उसमें क्षमता ही नहीं रहती, यानी भूमि जो होती है बंजर हो जाती है। नील विद्रोह के बाद और उसके बाद क्या हुआ, नील विद्रोह क्या हुआ, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 1859 में बंगाल में हजार रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैल रहा था, उन्होंने रैयतों ने जो बागानों के मालिक थे उनको लगान चुकाने से भी मना कर दिया था। और वे सभी तीर कमान भाले लेकर फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे थे। यहाँ तक कि जो औरतें थीं, महिलाएं थीं, वह भी अपने रसोई के बर्तन वर्तन लेकर इस तरह के विद्रोह में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने के लिए उन्हें सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए भी आने के लिए जो गुमाश्ते एजेंट थी, उनकी जब भी वो मांगने आते थे तो उनको पिटाई करके वापस भेज दिया जाता। जो रैयतें ने बिल्कुल कसम खा रही थी कि न तो वो नील की खेती करेंगे, न उनके लिए कर्जा लेंगे और बागान मालिकों को लाठीदार गुंडों से डरे। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों की लाठियों और गुंडों से वह डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। उसके पीछे कोई ना कोई कारण था कि वो जो बगावत या विद्रोह कर रहे थे, तो बिल्कुल है कि
जो नील की खेती थी वो उनको दबाने के लिए दमनकारी थी। जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब उनमें जोश आता है तो वे बगावत करने लगते हैं। 1859 ईस्वी में नील जो थी रेतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियारों का समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों के जिनके मुखियाओं से नील का अनुबंध जबरन दस्तखत करा कर किया हुआ था, उन्होंने भी नील किसानों को इकट्ठा कर लिया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगे। कई रैयतों को बगावत के लिए उकसाने के लिए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकतें हैं जो बढ़ती जा रही है और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनकी ज़मीन उनसे हथिया रहे हैं जिन पर वो नील की खेती कर रहे हैं। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष के लिए उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डर गई थी। जब नील की खेती करने वाले जिले एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट जनरल 1859 में सर्दियों के अंदर इलाके के अंदर आके दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस आधार पर लोगों में एक खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने के लिए हुक्म दे दिया है। इधर किसानों को शांत करने के लिए और विस्फोटक स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिशें कर रहे थे ईडन्स, लेकिन उनकी कार्रवाई को किसान ने अपना विद्रोह समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोगों ने नील के जिलों की ओर चल दिए और उन्होंने जो वहाँ के किसान थे, बगान मालिक थे जो ज़बरदस्ती करते थे, रेतों की जो दुर्दशा हो रखी थी, अत्याचारी नील व्यवस्था थी, उसके बारे में अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा करने के लिए सेना तक बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था को जांचने के लिए एक नील आयोग की भी स्थापना की। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर ज़बरदस्ती से करने के लिए उनकी भरसक आलोचनाएं भी की। आयोग ने नील की खेती रेतों के फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें और आगे वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागान के अंदर नील के उत्पादन जो थे वो धाराशायी हो गए और उसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के अंदर कृत्रिम रंगों का भी निर्माण होने लगा जिससे इस व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उत्पादन जो था वो भी उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ा, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए बुलाया। 1917 में महात्मा गांधी जब दौरा करके नील बागान के मालिकों के खिलाफ उन्होंने दुर्दशा देखी नील के किसानों की, तो उन्होंने बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की भी शुरुआत की। नील गांव का एक गीत मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से उन्होंने एक गीत गाया था। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं हमारे भारत में, आपने देखा होगा। तो नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में बहुत सारे गीत सुनाई दिए। उसमें से एक गीत ये था, मोला हाथी के बागान, मालिक की लंबी लंबी लाठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी है। कलकत्ता के बाबू इस लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रेत तैयार है कि वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब भी वे बिना लाठियों के मुकाबला करके अपनी जान नहीं गंवाएंगे। इस तरीके से एक चंपारण जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक यहाँ पर नील आयोग रिपोर्ट के खंड 2 का सबूतनामा यहाँ पेश किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 में नील आयोग के सदस्यों ने बात की और उसका जवाब हाजी मुल्ला ने कैसे दिया वो यहाँ पर बताया गया है। WS स्टेनकार नील आयोग के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा उनसे, क्या तुम नील की खेती करने को तैयार हो? अगर नहीं हो तो किस शर्त पर तुम खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री शाले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहेंगे? तो बोले कि नहीं, मैं नहीं करना चाहूँगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, लेकिन मैं नील की खेती नहीं करूँगा। मतलब अगर इस वाक्य को हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जो हमारे उस टाइम जो नील के किसान थे
जो काश्तकार थे वो किसी भी कॉस्ट पे, चाहे आप उनसे जान मांग लो, लेकिन वह नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत ही दमनकारी नीति थी। और आपको मैंने सबसे बड़ी बात बताई कि लोगों के खाने पीने का जरिया उनकी भूमि हुआ करती थी, और नील की खेती जब की जाती है तो उनकी भूमि की जो उर्वरक क्षमता होता है, उपजाऊपन होता है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो उनके आगे भविष्य के अंदर वो ज़मीन किसी भी काम की नहीं रहती है। और उनकी उस दुर्दशा को देखते हुए लोगों ने तय कर लिया था कि चाहे कोई भी कीमत हमें मिले, पर हम इस खेती को नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन का एक दृश्य दिया है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसीसी मशीनरी में जो कैरेबियन द्वीपों का दौरा हुआ, उस इलाके में उन्होंने विस्तार से लिखा। ये तस्वीर लाबाद के एक पुस्तक से ली गई। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3-4 कुंडों की आवश्यकता होती है, और वो ऊंचाई से लेकर निचाई की तरफ होते हैं। बाएं सिरे पे आप देख सकते हैं गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेलेटर वॉट में डाल रहा है, और एक मजदूर मशीन चरखी से गोल घुमा रहा है, और 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर क्या रख रहा है, नज़र रख रहा है। तो ये प्रोसीजर है जो वेस्ट इंडीज़ के नील उत्पादन का यहाँ दर्शाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसीजर हमारे भारत के अंदर जो नील उत्पादक क्षेत्र थे बंगाल के अंदर, उसका चित्र मैंने आपको पहले दिखाया था, वहाँ पर भी इसी तरीके से किया जाता था। यानी बहुत लंबा प्रोसीजर, बहुत मेहनत का कार्य था ये, जो नील उत्पादन के लिए प्रयोग में लिया जाता था। तो हमने देखा कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अंग्रेज़ों ने आकर अपने फ़ायदे की फसलों को उगाने के लिए हमारे जो किसान थे उनकी ज़मीन है उस पर शासन किया, दमनकारी नीतियाँ चलाई, और ख़ुद के व्यापारिक फ़ायदे के लिए लोगों को किस हद तक परेशान किया, ये इस पाठ के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं सारे पाठ के, और ये पाठ कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।